से ज्यादा की गिरावट अपने डे हाई से, जो 2021 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट थी और आज वापस से 12,000 रुपए की तेजी। इस तरह के उतार चढ़ाव में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह के रिस्क इस मार्केट में अब आपके लिए यहां से हो गए हैं, इसी पर आज सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। मैं हूं विश्व मोहन और हमारे साथ हमारी सहयोगी तृप्ति उपाध्याय भी स्टूडियो में मौजूद है और साथ ही 3 एक्सपर्ट जो आज आपकी मदद करने वाले हैं उनसे परिचय करवा देता हूं। केडिया एडवाइजरी के रिसर्च हेड और एमडी अजय केडिया हमारे साथ मौजूद हैं। भूपेश शर्मा है, टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से, और ही भाविक पटेल हैं, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला। केडिया जी, चांदी के बारे में सबसे पहले बताइए, कल इतनी ज्यादा उठापटक थी, कितना ज्यादा रिस्क हो गया है, क्यों ये उठापटक आई और अब क्या लग रहा है आगे क्या हो सकता है? क्या जिनकी रिस्क एपेटाइट कम है उन्हें भी इस मार्केट में अभी बने रहना चाहिए? उनके लिए क्या सलाह है? लेवल्स कौन कौन से हैं, की लेवल्स जिन्हें ध्यान रखना चाहिए? नमस्कार। नमस्कार। देखिए विश्वमोहन जी, मुझे लगता है जैसे ईयर एंड के टारगेट्स दिए जाते हैं तो सेल्स वाले भी बहुत कोशिश करते हैं कि वो टारगेट अचीव हो जाए। वैसे कुछ चांदी के साथ हुआ। देखिए, हमने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी कि चांदी ये साल 1.25 लाख, हमने काफी शो भी किए जहाँ पे मैं बोलता था 1.25 से 1.5 तक का एक्सपेक्टेशन है, बट 1.5 लाख का लेवल तोड़ते हुए हमने 2.5 लाख का लेवल भी अचीव होते हुए दिखा। जो $75 का टारगेट हमने रखा था 2 साल में रखा था, बट ये 1 साल में ही आता हुआ दिखाई दिया। इसमें मेजरली अगर हम देखते हैं तो कारण हम जानते हैं, जिस ढंग से चांदी का इंडस्ट्रियल यूज होना स्टार्ट हुआ, डेफिसिट है और साथ में इंटरेस्ट रेट जो गोल्ड को सपोर्ट कर रहे थे, वो फैक्टर्स तो हमने चांदी को सपोर्ट करते हुए देख ही रहे थे। बट कल की जो गिरावट थी ये इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि लग भी रहा था कि अलर्ट रही है क्योंकि करेक्शन आ सकता है। उसमें पहला कारण था कि सीएमई पे इसके मार्जिन बढ़ा दिए गए हैं। जैसे ही $80 का लेवल इंटरनेशनल में क्रॉस हुआ, हम देख रहे 25,000 के आसपास का इसका मार्जिन है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा। सेकेंडली, कल इलन मस्क के एक ट्वीट भी आया था कि जिस ढंग से चाइना रेयर मेटल पे एक्सपोर्ट पे बैन करेगा तो इससे इंडस्ट्री स्लो डाउन हो जाएगी, ईवी इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा धक्का लगेगा। और उसके बाद से हमने देखा कि एक कैस्केडिंग इफेक्ट चांदी पे भी पड़ा 10%, और उसी का असर आप बेस मेटल पे भी देख पाओगे, कॉपर पे। हालांकि उस पर और ज्यादा क्लैरिटी आई नहीं अभी तक। थर्ड, हॉलीडे मूड बना हुआ है जहां पे हम देखते हैं बहुत ही थिन लिक्विडिटी रहती है मार्केट में, जिसकी वजह से ये हम 8-10% की तेजी, 8-10% की मंदी देख रहे हैं। तो मुझे लगता है यस, फंडामेंटल बहुत साउंड थे, स्ट्रांग थे, लेकिन रिजल्ट जो आने थे 2 सालों में वो 1 साल में ही आ गए थे। बट अगला साल भी फंडामेंटली अच्छा रहेगा, बट जो डर था करेक्शंस का, वैसे करेक्शंस हम थोड़े और देख सकते हैं। 10% पे नहीं रुकना चाहिए। मुझे लगता है ओवरऑल हाई से 30%, 25 से 30% का फॉल है तो एक फेयर प्राइस हम बोल सकते हैं। करंटली मुझे लगता है $60 से $62 तक का एक सपोर्ट इंटरनेशनल में चांदी पे दिखनी चाहिए। से 62 था, आपको लग रहा है कि 60-62 के लेवल दिख सकते हैं, $62 तक चांदी? वो कब तक केडिया जी? देखिए, एक ही दिन में जब 10% गिर सकता है तो कुछ भी आ सकता है। हाँ, मुझे लगता है पहला कि हमें एक्चुअलिटी के देखने के लिए 5 जनवरी तक वेट करना चाहिए, बिकॉज ये हफ्ते में आप हॉलिडे मूड है, डेटा नहीं है, तो कोई भी चीज बोलना बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, मुझे लगता है कि जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक की अगर मैं बात करूं तो वहां तक मुझे लगता है कि मार्केट में ऐसे विपशॉट्स रहेंगे, गिरावट रहेगी। फिर फेड आगे के लिए रेट कट के लिए क्या बोलता है, डोनाल्ड ट्रंप नए चेयरमैन के लिए ऑलरेडी उन्होंने रेट कट्स की बताई, तो काफी अलग चीज है। हाँ, एक चीज और है, रशिया यूक्रेन। उम्मीद है कि 31 दिसंबर से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करेंगे कि इसको भी हम क्लोज कर दे। तो मुझे लगता है कि जनवरी एंड तक तो आप पकड़ के चलिए, जनवरी से फरवरी मिड के बीच में $60-62 तक का एक सपोर्ट लेना चाहिए, कोई नई तेजी या नई समीकरण देखने के लिए। तो वो $60-62 के जो लेवल है उसको घरेलू बाजार में बता देंगे क्या? वन लाइनर बता दीजिएगा। आई थिंक वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है। आई थिंक जहां से रैली स्टार्ट हुई थी वो था करीबन 1,70,000 का, तो 1,70,000 से 72,000 के आसपास मुझे लगता है कि एक बेस बनना चाहिए। तब मैं एक बड़े एक्सपर्ट से बात कर रहा था ऑफलाइन, उन्होंने भी कहा है कि 1,75,000 रुपए के टारगेट, हम उसे सलाह नहीं दे रहे हैं, वो बस आपको गाइड करने के लिए वो लेवल्स बता रहे हैं कि उन्होंने भी कहा कि 1,75,000 रुपए तक चांदी नीचे आ सकती है। चलिए, एक अच्छी बात हुई, एक अच्छा कंस्ट्रक्टिव चर्चा आपसे हो गई है। अब एक एक करके अब दोनों मेहमान के पास चलते हैं। भाविक, आप बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है चांदी में क्या होने वाला है, कौन कौन से लेवल्स आपको दिख रहे हैं, और टाइम फ्रेम भी बताते चलिएगा ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। गुड मॉर्निंग विष्णु जी। देखिए, $70 जो स्पॉट में है वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 70 के नीचे क्लोज देता है तो मुझे लग रहा है $66 या $64 तक भी आ सकता है। तो यहाँ से अभी फिलहाल मुझे लग रहा है
इतना कल के टॉप आउट के बाद शायद थोड़ा करेक्शन आ सकता है, बट अगेन 2026 में जो फंडामेंटल्स आपने खीड़े जी ने चर्चा की है, तो उससे भी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट ईयर एंड तक, नेक्स्ट ईयर एंड तक हम 100 से $125 देख सकते हैं। बट अभी के लिए फिलहाल मैं थोड़ा कॉशियस हूँ, मुझे लग रहा है $70 जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके नीचे जाता है 66। और एमसीएक्स में अगर देखें तो आई थिंक 2 लाख का मुझे लग रहा है बेस बन चुका है। अगर 2 लाख से 1,90,000 तक आ सकते हैं, तो जिन जिन लोगों को फोमो है, जो लोग रह गए, आई थिंक वो वहां से बाय कर सकते हैं। बट आज के दिन जितनी इतनी वॉलेटिलिटी है, तो मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 5 जनवरी तक अभी फिलहाल चांदी में इंट्राडे बने तो अवॉइड कीजिए ट्रेड करने के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस भी आपका बहुत बड़ा हो जाता है। मूवमेंट जो है वो काफी बड़ी हो चुकी है थिन वॉल्यूम मार्केट की वजह से। ठीक है, यहाँ पर आपको भी लगता है कि 190 के आसपास अगर M6 पर आता है तो जिन लोगों को फोमो है वो यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। और कॉमिक्स पर देखिए $70 का एक अहम लेवल है, अगर वो तोड़ता है तो 66 के भी आपको यहाँ तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। भूपेश जी, आप चांदी में किस तरह से अब ट्रेड करने की सलाह देंगे? जिस तरह से वॉलेटिलिटी दिख रही है, एक दिन में 10% तक का करेक्शन दिख गया है, लेकिन फिलहाल थोड़ी तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। आपके लेवल्स क्या होंगे और टाइम फ्रेम भी दीजिएगा। जी नमस्कार मैडम। अगर बात करें चांदी की, तो चांदी में बीते कल एक अच्छी गिरावट देखने को मिली। मुझे लगता है कि ये गिरावट जारी रहनी चाहिए। हो सकता है आज एक पुल बैक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, तकरीबन 11,500 पॉइंट तेज है बाजार। यहाँ से मैं कहूंगा कि ऊपर में 240 241 के आसपास यहाँ पे फिर से एक सप्लाई देखने को मिलनी चाहिए। नीचे में भाव 220 के ये वेरी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलने चाहिए। परंतु अगर लॉन्गर टर्म की बात करें तो मैं अपने अदर मित्रों के साथ जाना चाहूंगा कि मुझे भी बाजार नीचे में 193 और 182 तक के भाव इसमें बहुत आसानी से फरवरी के फर्स्ट वीक तक समझ आते हैं। तो इसलिए ऊपर के भाव में चांदी नहीं खरीदनी चाहिए। और जिस हिसाब से अभी फोमो है सोशल मीडिया पर, तो ऐसा है कि पृथ्वी से चांदी खत्म नहीं हुई है। अभी एम्पल ऑफ सिल्वर इज अवेलेबल ऑन अर्थ। ठीक है भूपेश जी, आपने भी अपने लेवल्स बताए, एक टाइम फ्रेम भी बताया और कहना है कि ठीक है अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये दौर, आगे भी जारी रह सकता है। सोने की बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए खरीदारी लौटती हुई नज़र आई है। फिलहाल सोने का भाव 1,36,200 पर कारोबार कर रहा है MCX पर। और अगर कॉमिक्स की बात करें तो यहाँ पर 4,388 के लेवल्स हमें फ़िलहाल देखने को मिल रहे हैं। देखिए यूएस फेड से भी आगे दरों में कटौती की उम्मीद लगातार यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही बहुत सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स भी अब गहरा रहे हैं। यमन को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं, रशिया यूक्रेन पीस डील की यहाँ पर बात हो रही थी, लेकिन फिर से एक डेंट पड़ता हुआ इस डील पर नजर आ रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा यहाँ पर इम्पैक्ट दिख रहा है। अजय जी, आप सोने में क्या लेवल्स सुझाएंगे और क्या आपको लग रहा है कि यह रैली यहाँ पर कंटिन्यू करेगी या फिर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आगे हमको दिख सकती है जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते? देखिए दीप्ति जी, मुझे लगता है कि कभी भी सोने में ऐसा ऐतिहासिक जब गेन आता है, देखिए वैसे भी 80% का गेन तो हमने लास्ट 30 सालों में नहीं देखा है। हमने 1979 में लास्ट देखा था। तो जनरली एक आधे कारण होते, कोई लड़ाई हो गई तो गोल्ड बढ़ जाता है, रेट कट है, क्वालिटी ईजिंग है, या फिर कोविड है, तो एक आधे रहता है। लेकिन 2022, 23, 24, 25 में हमने देखा तो मल्टीपल कारण एक साथ ट्रिगर हुए हैं। तो आई थिंक इतनी बड़ी रैली के बाद मैं पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं करता हूं कि 2026 ऐसा ही कोई साल रहेगा, क्योंकि जनरली हमने 2011 में भी देखा था, जब एक बार मोमेंटम बनता है तो एक फोमो क्रिएट हो जाता है कि ये तो ऐसे ही चलने वाला है। तो उसमें 5-7 कारण है। जैसे सबसे बड़ा ट्रिगर जो मुझे लगता है वो वॉर सिचुएशन है। हालांकि देखिए यूएस और वेनेजुला अब सामने दिखाई दे रहा है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा था रशिया यूक्रेन, वो रिलीफ होता है तो प्रीमियम कम होता हुआ दिखाई देगा। साथ में ईटीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा अभी भी मानना है कि ईटीएफ कभी भी चेज करता है अपॉर्चुनिटीज को। तो एज ऑफ नाउ ठीक है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही, इसलिए हमने अक्टूबर में गिरावट के बाद सोने चांदी में वापस पैसा आता हुआ दिखा है। लेकिन जैसे ही हम देखते थोड़े से इक्विटी हल्के होते हुए दिखाई देंगे, तो 2026 में जो पैसा रन करेगा वो इक्विटीज या अदर एसेट क्लास में दिखाई देगा। साथ में हम देखते हैं सेंट्रल बैंक की बाइंग। अब ये देखना है कि $4500 पे कितनी बाइंग सेंट्रल बैंक करती है, क्योंकि ऑलमोस्ट जब इन्होंने 1600, 1800, 2000 से बाइंग की थी, उसके बाद तो काफी बड़े लेवल चेंज हो गए, तो काफी डायनामिक्स चेंज होंगे। बट हाँ, फ्रेंकली
80% का गेन जो हमने देखा वैसे गेन आपको 2026 में नहीं दिखेंगे। हाँ, इन्फ्लेशन को बीट जो करते हैं उतना आप मान के चलिए, मेरा मानना है 10-12% से ज्यादा की तेजी गोल्ड में टाइमिंग मुझे नहीं लगती, विच इज अराउंड 48-50 ऑन हायर साइड इंटरनेशनल में, जबकि सपोर्ट थोड़े से डीप डाउन हो सकते हैं। इट कुड बी अराउंड 38-50 पहला लेवल, और उसके नीचे भी जा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे गोल्ड फर्स्ट बेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप लीजिए, निकल जाइए, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट 2025 वाला रेपिटेशन मुझे नहीं दिखता है। 25 जैसी साल गोल्ड में आपको यहाँ से नहीं दिख रही है। हालांकि गोल्ड इसलिए सेफर माना जाता है क्योंकि जो दुनिया के मोस्ट क्रेडिबल हैंड्स हैं उनके पास गोल्ड है, वो अचानक से नहीं बेचेंगे। अगर सेंट्रल बैंक्स खरीद रहा है तो रोज खरीद बिक्री नहीं करेगा, ट्रेडर नहीं है, तो इस वजह से गोल्ड को एक वो जो कुशन है वो वहाँ से मिल जाता है। इस वजह से उस तरह की वोलेटिलिटी नहीं दिखती है जिस तरह के उतार चढ़ाव हम चांदी में देखते हैं। और साथ ही जिस तरह से भूपेश जी ने कहा कि इस तरह की स्टोरी बिल्ड की जाती है मार्केट में, किसी भी सिक्योरिटीज़ को चलाने के लिए उसके लिए नैरेटिव सेट किए जाते हैं, इस तरह की कहानियां बनाई जाती हैं। और जो कहानियां कहने में जो स्टोरी टेलर सक्सेसफुल होते हैं और वो कहानी के दम पर अपने सिक्योरिटीज़ को ड्राइव करते हैं। और चांदी में कहानी अच्छी बननी, और 2026-25 के बाद अब 26 को लेकर भी उसी तरह की कहानी बनाने की कोशिश हो रही। देखते हैं कितना चलता है। खबरें दोनों तरफ की आती रहेंगी यहाँ पर। अब गोल्ड पर आप बता दीजिए भूपेश जी, आपके लेवल्स क्या है जिन लेवल्स को ध्यान रखना चाहिए गोल्ड में ट्रेड करने वालों को? जी, मुझे लगता है कि अगर गोल्ड और सिल्वर की तुलना करी जाए तो गोल्ड का बाजार इतना गिरा भी नहीं है और उतना बढ़ा भी नहीं था, परंतु यहाँ ऊपर में मुझे लगता है कि एक सप्लाई बनी रहेगी गोल्ड में। इंटरनेशनल बाजारों में मुझे लगता है 4400 से $4420 का जो दाम है, वहां पर एक अच्छी सप्लाई देखने को फिर से मिलनी चाहिए। बाजार नीचे में अगर फरवरी के महीने तक देखा जाए तो मुझे लगता है कि बाजार एक बार 4220 4110 तक संभावित रहेंगे, क्योंकि जो रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है, मुझे लगता है वहां पर भी खत्म होने की संभावना रहेगी, काफी हाई प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो ऑलरेडी जो $200 का प्रीमियम है वो इंस्टेंट खत्म होते हुए दिखेगा। तो बाजार में ऊपर के भाव में एक बार खरीदारी से दूरी बनानी चाहिए। नीचे में अगर एमसीएक्स की बात करें तो एमसीएक्स के बाजार 126,500 और नीचे में 123,500 तक संभावित लगते हैं। ठीक है, भूपेश जी की सोने पर ये राय। लेकिन भाविक जी, आपको क्या लगता है तमाम जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स और जो आगे के लिए क्यूज मिल रहे हैं उन सबको देखते हुए कहाँ पोजीशन बनाना चाहिए गोल्ड में, और एक टाइम फ्रेम भी दीजिएगा लेवल्स के साथ? देखिए, चांदी और सोने के अगर फंडामेंटल थोड़े डिफरेंट है। जहाँ पे सोने में हम देख रहे हैं कि डॉलराइजेशन सेंट्रल बैंक की बाइंग की वजह से डिमांड है, और चांदी में देखिए तो भी सप्लाई क्रंच है, उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो बढ़े हुए हैं। आई थिंक 2026 में भी डॉलराइजेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक की बाइंग की भी कंटिन्यू रह सकती है। और मैं आई थिंक खीड़िया जी से सहमत हूँ। मुझे लग रहा है 2026 में एटलीस्ट 48 से 4900 के डॉलर्स की ही रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए फिलहाल अगर स्पॉट गोल्ड में देखें तो किसी की भी अगर लॉन्ग की पोजीशन है तो 4300 के नीचे एक बार अगर क्लोज देता है तो मैं बोलूंगा कि आप अपनी पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि उसके नीचे लग रहा है $4180 तक भी जा सकता है। और चांदी में अगर करेक्शन मिलेगा तो उसके साथ साथ सोने में भी करेक्शन आ सकता है। इंट्राडे यस डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, और अगर किसी को एमसीएक्स में लॉन्ग पोजीशन है तो मैं बोलूंगा 1,33,000 के नीचे अगर जाता है तो एक बार आपकी पोजीशन निकाल दीजिए, क्योंकि उसके नीचे वापस से एक 28 तक के लेवल जा सकते हैं। इंट्राडे आज के दिन बाइंग कर सकते हैं। फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट मिनी में 1,35,000 के करीब, 1,36,000 के टारगेट के लिए, और 1,34,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो इंट्राडे में के लिए खरीदारी की राय है, लेकिन वैसे यहाँ पे पोजिशनली आपको लग रहा है कि आगे कुछ और करेक्शन चांदी के साथ साथ सोने में भी आएगी। ये मीडियम टर्म के लिए राय है, और 1,28,000 तक भी सोना फिसलने की संभावना भाविक को लग रही है। लेकिन चलिए मेटल्स की बात करें, प्रेशियस मेटल्स की, तो कुछ और मेटल्स की भी बात कर लेते हैं। स्टील से शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हेमंत देवांगन हैं, बिग मिंट के एजीएम हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं। चीन में स्टील डिमांड को से शुरुआत करते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिमांड जो उनकी कंजम्पशन स्टोरी है वो धीरे धीरे फेड आउट हो रही है। घरेलू कंजम्पशन तो उनके घट रहे हैं, लेकिन एक्सपोर्ट के नंबर काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि कैलेंडर ईयर 2025 में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो सकता है स्टील का चाइना से। इस तरह के डाइवर्जेंस क्यों दिख रहा है? एक वहाँ पर उत्पादन लगातार कम हो रहे हैं, एक्सपोर्ट रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है, क्या हो रहा है सर? इनसाइड स्टोरी क्या है स्टील को लेकर?
सर मैं पहले आपको स्टील का यूसेज बता देता हूँ कि डिमांड कहाँ से जनरेट होती है और खासकर कि चाइना का क्या रोल है वर्ल्ड के स्टील कंट्रीब्यूशन में। तो अगर आप देखेंगे कि वर्ल्ड में लगभग 1900 मिलियन टन ऑफ स्टील बनता है, जिसमें से 52% कंट्रीब्यूशन जो है वो चाइना का है, जो कि चाइना तकरीबन 1000 मिलियन टन स्टील उत्पादन करता है। और उसमें से डिफरेंट सेक्टर्स पे स्टील कंजम्पशन होता है या डिमांड आती है, जिसमें से मेजर सेक्टर जो रहा है वो आपका बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन रहा है, जो कि काफ़ी स्लो डाउन में है चाइना में। तो पहले उसका कंट्रीब्यूशन लगभग 42% रहता था और अब ये 30% के आसपास है, जहाँ से 100 मिलियन टन का गैप आ रहा है। यही जो गैप है, जो सरप्लस उत्पादन है, वो एक्सपोर्ट के दौर पे बाहर जाता है, एक्सपोर्ट होता है। अदर जहाँ पे कंजम्पशन होता है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोटिव में होता है, और आपका ऑटोमोटिव में होता है और आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में होता है। इतने उत्पादन जो हो रहे हैं जो अदर सेक्टर्स में है वहाँ पे तो एक सैचुरेशन है, बट बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में डिमांड काफ़ी कम है। तो ये जो सरप्लस, जो डोमेस्टिक डिमांड कम होने के कारण जो सरप्लस बच रहा है, वो आपका एक्सपोर्ट होता है। डंपिंग कर रहे ये हैं अपने बेसिकली इंटरनेशनल है। मार्केट में। सर दो सवाल मैं एक साथ यहाँ पे क्लब करना चाह रहा हूँ। एक तो ये, वो कौन कौन से रीजन है, क्या अफ्रीका, यूरोप और इंडिया भी, जहाँ पर उनके स्टील के एक्सपोर्ट ज़्यादा है? दूसरा ये है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जैसा आप भी कह रहे हैं कि काफ़ी ईज ऑफ वहाँ पर देखने को मिल रहा है, कम होते जा रहे हैं, तो चाइना का जो स्टील एक्सपोर्ट्स है क्या 2026 में भी इसी तरह से ऊपर की तरफ ही रहेंगे, इसी तरह के हायर नंबर दिखेंगे एक्सपोर्ट के? हाँ, तो चाइना के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं वो इसी नंबर्स पे दिखेंगे, 100 मिलियन टन के ऊपर। क्योंकि चाइना का जो स्टील है वो वर्ल्ड में सबसे कॉम्पिटिटिव है, और जो दूसरी कंट्री से जो डायरेक्ट स्टील इंपोर्ट्स हो रहे हैं वो भी कोशिश करते हैं कि वो चाइना से कॉम्पिटिटिव प्राइस पे करें, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो कॉम्पिटिशन्स काफ़ी है। तो और एचआरसी के एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी हुए हैं। हालांकि बिलेट एक्सपोर्ट में जो है नंबर्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो ये सभी कंट्रीज जो है वो चाहती है, जैसे अफ्रीका हो गया, मिडिल ईस्ट हुआ, यहाँ से आपके काफ़ी डिमांड आने के आसार है। क्या लग रहा है, क्या चाइनीज स्टील की वजह से ग्लोबल मार्केट के लिए रिस्क, प्राइस रिस्क बढ़ गए हैं, वो दबाव बना सकते हैं? क्योंकि जिस तरह के एक्सपोर्ट के नंबर दिख रहे हैं चाइना से, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि स्टील उत्पादन करने वाला ये मतलब आधे से ज़्यादा उत्पादन जो है वो वर्ल्ड का चाइना ही करता है। तो इसका बिल्कुल असर होगा स्टील के वर्ल्ड के जो ट्रेड डायनामिक्स में, और ये कंपटीशन बना रहेगा सर। दूसरी कंट्रीज के लिए भी ये परेशानी का कारण बन सकता है। करना चाह रहा था, इंडिया के लिए कितनी चिंता, भारत के लिए कितनी चिंता की बात है ये? भारत जो है एक, क्योंकि भारत का जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा से डोमेस्टिक कंज्यूमर बेस पे रहा है, और भारत का जो जीडीपी है वो काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है, तो डोमेस्टिक डिमांड हमारे काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि भारत जो है वो, लेकिन यहाँ की स्टील कंपनियों के लिए चिंता है ना सर, मार्जिन अगर उनके हिट होते हैं, अगर सस्ता स्टील आता है अपने मार्केट में, तो यहाँ जब इतनी बड़ी बड़ी यूनिट है, दुनिया की लीडिंग कंपनीज है अपने यहाँ, तो उनके लिए क्या चैलेंज है? तो चैलेंज मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि आंकड़े से बताता हूँ कि जैसे कि चाइना 100 मिलियन टन के ऊपर एक्सपोर्ट करता है, तो भारत लगभग 10 मिलियन टन के आसपास मैक्सिमम एक्सपोर्ट कर पाता है। तो इंडियन कंपनीज के लिए उतना चैलेंज नहीं है एक्सपोर्ट्स में, क्योंकि उनके जो कस्टमर्स हैं वो वैल्यू एडेड में, और जितने भी कंट्रीज हैं वहाँ पे ऑलरेडी एक फिक्स है। बट इंडिया के लिए इसके लिए चैलेंज नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक कंजम्पशन हमारा काफ़ी अच्छा रहा है, ओके। और आगे जो प्रोजेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो भारतीय इंडस्ट्री के लिए इतना चैलेंज नहीं है, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखेंगे तो एक डायनामिक्स हिला सकता है और एक कंपटीशन का दौर बना रहेगा, क्योंकि ओके। भारत के लिए तो चिंता ही है, भारत के लिए चिंता ज्यादा इसलिए भी नहीं कि सरकार भी लगातार एंटी डंपिंग को लेकर लगातार कुछ ना कुछ फैसले लेती भी है, और ड्यूटी के जरिए उसे ठीक करेक्ट करने की भी कोशिश करती है। शुक्रिया आपका हेमंत जी, आपने वक्त निकाला और पूरे डायनेमिक्स को समझा दिया। टीवी है तो जितनी लिमिटेड बातें हो सकती थी आपने की और अपनी राय रख दी। चलिए मेटल्स की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पर कॉपर में देखिए क्या रनअप आई है, कल के मुनाफा वसूली के बाद आज तेजी देखिए 5% से ज्यादा की तेजी 1295 पे पहुंच चुका है, जब शुरुआत में 3% के आसपास की तेजी दिख रही थी। निकेल 8% बढ़ गए हैं दाम। क्या हो रहा है केडिया जी, इस तरह के उतार चढ़ाव, कितना बड़ा रिस्क बढ़ता जा रहा है पूरे ही प्रेशियस के बाद इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी?
नहीं लगता है बेस मेटल में कोई भी रिस्क है। मैं बार बार कहता भी हूं कि जो ये सुपर साइकिल है ये स्टार्ट होती है एनर्जी से, फिर बुलियन में, और फिर आता है बेस मेटल एंड एग्री कमोडिटी। और पिछले 4-5 महीने में आप देखोगे एग्री और पूरे बेस मेटल में अभी मोमेंटम स्टार्ट हुआ। और बेस मेटल का जो लीडर होता है वो कॉपर होता है। जिस ढंग से 12,000 LME तोड़ के होल्ड कर रहा है, मुझे लगता है एक बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चरल बुल रन इसमें स्टार्ट हो रहा है। जो $13,500 LME पे, जो डोमेस्टिक मार्केट पे आप बैर मिनिमम मान के चलो कि आपको 14,500 से 15,000 14,500 से 1,500 तक के भी लेवल दिखा सकता है। क्योंकि चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है वो खाली कॉपर ही है। सप्लाई कंसर्न्स कंटिन्यू बना हुआ है। गेट्सबरी माइन जो इंडोनेशिया है वो 3% ग्लोबल सप्लाई को सपोर्ट करती है, वहां पे कंसर्न्स है। आप अगर चिली में जाएंगे वहां पे भी आपको सप्लाई कंसर्न्स दिखेंगे। तो हो सकता है कल जो फॉल आया था वो एक लेने का अच्छा मौका है। आज के लिए 1270 में लीजिए, 1290 पे निकल जाइए, बट छोटे मोटे तेजी मंदी में मत जाइए। इसमें एक स्ट्रक्चरल बुल रन है जो आराम से लंबी तेजी दिखाएगा। इसके बाद आप भले ही जिंक और एल्यूमिनियम में भी देखेंगे वो प्रोपोर्शनेटली मूव करेगा। जो ओवरऑल मुझे लगता है जिंक हायर साइड पे करीबन 350, एल्यूमिनियम आपको करीबन 320-25 दिख जाएगा, लेकिन कॉपर रैली कंटिन्यू रखेगी 2026 में। ठीक है, कॉपर की रैली आप 2026 में भी कंटिन्यू करते हुए देखेंगे। 1270 पर लीजिए, 1290 के आसपास यहाँ से निकल जाइए, ये सलाह कॉपर पर आई है। भाविक जी, आपको आज बेस मेटल्स में क्या पसंद आ रहा है, कहाँ आज रणनीति बनाना चाहिए? तो आई थिंक मैं बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम देखूंगा, क्योंकि सारे बेस मेटल्स में काफी वॉलेटाइल हैं और एल्यूमिनियम जो है वो थोड़ा लीस्ट वॉलेटाइल दिख रहा है। तो 290 पे बाय कर सकते हैं। 294 के टारगेट के लिए 288 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ठीक है, भाविक जी ने यहाँ पर एल्यूमिनियम पर अपनी आज पोजीशनिंग की राय दी है। लेवल्स आपको बता दिए, उन लेवल्स का ध्यान रखिए। 290 के लेवल पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में खरीदारी करिए, 294 के टारगेट्स के लिए, और 288 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। भूपेश जी, आज सारे बेस मेटल्स में हम तेजी देख रहे हैं। कॉपर 4.5%, निकल 7%, एल्यूमिनियम और जिंक में भी तेजी है। आज आपकी क्या सलाह होगी, कहाँ पर आज पोजिशन बनाना चाहिए? जी, मेरी अभी थोड़ी देर पहले कॉपर में बिकवाली की सलाह थी। एक्चुअल में बाजार ऊपर निकल चुका है और इस वजह से बिकवाली की वहां सलाह नहीं रहेगी। पर जो यहाँ जिंक की बात करें तो जिंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। 307.50 का दाम है, यहाँ पर 304 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करनी चाहिए, जिसमें 309 रुपए 50 पैसे और 312 रुपए 50 पैसे के लक्ष्य संभावित रहेंगी। जिंक आपको पसंद है? यहाँ अभी भी उस तरह की तेजी नहीं दिखी है जिस तेजी कॉपर में दिखी, तो आपके टारगेट हिट हो चुके हैं। तो कॉपर अब यहाँ से, लेकिन आपने बेचने की सलाह दी थी क्या भूपेश जी कॉपर को? जी, मैंने बेचने की सलाह दी थी, तो वो मेरे स्टॉप लॉस के ऑलरेडी ऊपर ट्रेड कर रहा है बाजार, तो वहां पर सलाह देने का कोई पुरानी कॉल औचित्य दी नहीं। हुई है, इसको स्क्रीन से हटा ले। अब ये कॉल नहीं, आपको जिंक यहाँ से खरीदने की सलाह दे रहे हैं भूपेश जी। जिंक का टारगेट एक बार फिर से बता दीजिएगा भूपेश जी। जी, 309 रुपए 50 पैसे और 312 रुपए 50 पैसे। ओके, 309 रुपए 50 पैसे पहला, 312 रुपए 50 पैसे दूसरा टारगेट है। जिंक खरीदने की सलाह है। कॉपर अभी करंट लेवल पे अवॉइड करने की सलाह है भूपेश जी की तरफ से। केडिया जी, क्रूड जियोपॉलिटिकल रिस्क काफी ज्यादा है, चाहे वो चाइना की मिलिट्री एक्सरसाइज हो ताइवान बॉर्डर पे, या फिर इजराइल में के पीएम का यूएस यात्रा, और फिर ईरान को धमकी ट्रंप की तरफ से, और फिर पुतिन के घर के पास ड्रोन अटैक, ये तमाम ऐसे डेवलपमेंट के बाद भी क्रूड कितना ज्यादा ओवर सप्लाइड है कि इतने सारे ग्लोबल रिस्क के बाद भी आज हिल नहीं रहा है, एकदम दायरे में है 5,250 के आसपास। इनफैक्ट मुझे लगता है कि क्रूड बैलेंस्ड है। 2025 में भी हम देख रहे हैं कि प्रोडक्शन अपनी जगह बढ़ रहा है। यूएस के प्रोडक्शन आप देखिए कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट में भी है, और कहीं ना कहीं अभी लग रहा है कि रशिया यूक्रेन का अगर ये सैंक्शन हट जाते हैं तो इम्पैक्ट करेगा। दूसरी ओर यस, जितने भी अपने नए यूएस वेनेजुला या हम चाइना ताइवान, कहीं ना कहीं ये बैलेंस आउट कर रहा है। तो मैंने पहले भी जैसे कहा था कि 60 के नीचे मुझे ब्रेंट जाता हुआ नहीं दिखता, और हायर साइड पे ये 65-66 के ऊपर भी सस्टेन नहीं करेगा। तो बैलेंस वे में जिस ढंग से 2025 में गिरावट दिखी, 2026 में फर्स्ट क्वार्टर गिरावट का रहेगा, लेकिन सेकंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स, मार्च बियॉन्ड, इसमें एक जबरदस्त तेजी मिलेगी, लेकिन 70 के बियॉन्ड मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। तो टाइमिंग तो हम थोड़ा सा जो मोमेंटम 5000 से 5400-5500 के बीच का है, उसी पे आप ध्यान देना चाहिए। 5200 में लीजिए, 5300 में निकल जाइए, या कॉल में लेना है तो 5200 का कॉल लीजिए, 150 में 110 का स्टॉप लॉस लगा के 200 भी। इसमें कोई बड़ा मोमेंटम नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अजय सर आपके पास आना चाहूँगी फिर से। आज देखिए एग्री में यहाँ पर गिरावट नज़र आ रही है। जीरा, धनिया, ग्वारगम लगभग आधे से 1% की गिरावट यहाँ पर देख रहे हैं।
कहाँ आज पोजीशन बनाना चाहिए, इस पर आपकी कोई राय होगी एग्री को लेकर? जी, मुझे लगता है कि 2025 में जिस ढंग से हमने मेटल की रैली देखी, 2026 एग्री के लिए माना जाएगा। ऑलरेडी हमने गवार में एक ही महीने में 25% की तेजी देखी, मसाले में जीरा, धनिया, हल्दी सभी में तेजी देखी। आज नो डाउट कल और आज में हमने थोड़ा पुल बैक देखा है, बट इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रख के चलिए। जैसे मुझे अभी भी मसाले में हल्दी सबसे अच्छी दिखाई देती है, 16,600 के करीब आता है, 16,200 का स्टॉप लॉस लगाइए, 17,400 का टारगेट रहेगा। बट ध्यान रखिए ये कमोडिटी ऐसी है कि जनवरी के अंदर आप देखेंगे 20,000 का लेवल जो पिछला हाई था वो टच होता हुआ दिखाई देगा। धनिया के अंदर भी हमने एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप देखा है। कैरी ओवर स्टॉक मात्र 30 लाख बोरी का, इस बार अगर 1 करोड़ बोरी का भी अगर प्रोडक्शन आता है तो 31 के अगेंस्ट हमारे पास 1.5 करोड़ की कंजम्पशन से जो शॉर्टेज दिखा रहा है, तो 10,000 पे लीजिए। 10,500 का तो इमीडिएट टारगेट है, बट ये भी नई ऊंचाई पे जाने के लिए तैयार है। लास्ट अगर हम जीरे की बात करते हैं, सप्लाई अच्छी है बट डिमांड भी ठीक ठाक है, तो 22 में लीजिए, 22,800 का टारगेट रहेगा। लेकिन जो छूटा हुआ 2 आइटम रह गया वो है कॉटन सीड ऑयल केक और गवार, जहां पे कॉटन सीड ऑयल केक में जैसे मैंने कहा था 3240 वो आ चुका है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है कि एक बड़ी रैली कॉटन सीड ऑयल केक में भी बनेगी गवार के साथ साथ, जो वापस 5,950 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर आपने धनिया, जीरा, ग्वार सीड, ग्वारगम सब पर खरीदारी की राय दी है। लेवल्स भी लगातार हमारी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो उन लेवल्स का ध्यान ज़रूर से रखिएगा। इसी के साथ मुनाफे की मंडी को यहीं समाप्त करेंगे। अजय सर, भाविक जी, भूपेश जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर चर्चा के लिए और कॉल्स देने के लिए शुक्रिया। मुझे और विश्व मोहन को दीजिए इजाज़त, लेकिन कहीं मत जाइएगा, अगला शो आपके लिए लेकर आएंगे FNO जंक्शन।